इजराइल के सीरिया पर बड़े हमले हुए हैं। पहली बड़ी खबर इजराइल और सीरिया के बीच इस तनाव को लेकर। सीरिया के सभी MiG-29 जेट नष्ट, सीरिया के कई रडार स्टेशन तबाह, सीरिया की एयर पावर पूरी तरह से खत्म। तो सीरिया में सरकार गिरते ही इजराइल ने साम्राज्य विस्तार का ऑपरेशन शुरू कर दिया है। गाजा और लेबनान के बाद इजरायली सेना सीरिया में प्रवेश कर चुकी है और 24 घंटे से भी कम समय में सीरिया का बड़ा इलाका जीत लिया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल का उद्देश्य सीरिया से मंडराने वाले खतरे को कम करना है, इसलिए सेना को सीरिया पर हमले का आदेश दिया गया है। लेकिन तेल अवीव का मिशन ग्रेटर इजराइल अब आकार लेने लगा है। ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना में सीरिया का बड़ा इलाका आता है, जिसको नक्शे में शामिल करने की जंग शुरू हो चुकी है। देखिए इस ऑपरेशन के पहले चरण में इजराइल का टारगेट क्या है। सीरिया में जैसे ही बशर अल असद का शासन खत्म हुआ, इजराइल को साम्राज्य विस्तार का मौका मिल गया। इजरायली सेना ने दमिश्क सहित इजराइल के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। दमिश्क इजरायली बारूद की लपटों में घिर गया। इजराइल के हमले से सिक्योर जोन की कई इमारतों में आग लग गई। सीरिया के मेजे एयरबेस को इजराइल ने बमबारी करके ध्वस्त कर दिया। दमिश्क की सुरक्षा के लिए लगाए गए पंचेर एयर डिफेंस सिस्टम पर क्रूज मिसाइल हमले करके उन्हें तबाह कर दिया। 8 दिसंबर की शाम को इजरायली F-15E फाइटर जेट की कई स्क्वाड्रन ने उड़ान भरी और सीरिया पर बमबारी शुरू हो गई। इजरायली सेना प्रमुख हर्जी हालेवी ने कहा है कि इजराइल का मुख्य वॉर फ्रंट अब सीरिया है। इजराइल अपनी सीमा के करीब किसी को नहीं आने देगा। आठ दिसंबर की शाम को इजरायली सेना के टैंक बाढ़ पार करके उस बफर जोन में पहुंच गए जो अक्टूबर 1973 के युद्ध के बाद बनी थी। इन टैंकों के सीमा पार करते ही सीरिया पर हवाई हमले शुरू हो गए। इजरायली वायुसेना ने दमिश्क के बाहरी इलाके में तैनात पंचर और बग डिफेंस सिस्टम पर क्रूज मिसाइल से हमले किए। इजराइल के हमले से सीरिया की इमिग्रेशन और पासपोर्ट इमारत में आग लग गई। इजराइल ने साइंटिफिक रिसर्च सेंटर की इमारत पर भी हवाई हमले किए। दमिश्क में खुफिया एजेंसी का हेडक्वार्टर और कस्टम विभाग की इमारत भी इजराइल का निशाना बनी। इजराइल ने बॉर्डर से 15 किलोमीटर दूर सीरिया के नावा पर भी कई हमले किए। सीरिया के सीमाई शहर देरा और अस सुवाइदा पर इजरायली जेट्स ने कई बार बमबारी की। 8 और 9 दिसंबर को इजराइल ने सीरिया के 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इजरायली पायलट्स ने सीरिया के मेजे एयरबेस पर इतने बम बरसाए कि पूरा एयरबेस अग्निकुंड में बदल गया। सीरिया के कई तेल डिपो भी इजराइल ने हमले करके तबाह कर दिए। इजराइल के इन हमलों का टारगेट असद सरकार के हथियार गोदाम बने। इजराइल मानता है कि ये हथियार विद्रोहियों के हाथ में पहुंचे तो उसके लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मेजे एयरबेस पर सीरिया के कई हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गए। इसके साथ ही सीरिया के कई मिसाइल गोदाम भी इजराइल का टारगेट बने। इजरायली सेना ने बशर अल असद के केमिकल हथियार गोदाम पर भी हमले किए। संकेत साफ है कि सीरिया के सरकार विहीन होते ही तेल अवीव ने अपना ग्रेटर इजराइल मिशन शुरू कर दिया है। ग्रेटर इजराइल की परिकल्पना में सीरिया का बड़ा हिस्सा आता है।
पहले चरण में इजराइल का टारगेट है सीरिया के बड़े इलाके में बफर जोन तैयार करना। और सीरिया की वर्तमान स्थिति के मुताबिक लताकिया, इदलीब, एलेप्पो, हमा और होम्स में इस वक्त HTS का नियंत्रण है। इस संगठन के लड़ाकों ने यहां हथियार गोदाम और एयरबेस पर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा दमिश्क में FSA यानी फ्री सीरियन आर्मी का होल्ड है। हालांकि विद्रोह की कमान गोलानी के हाथ में है और वही सीरिया को इस समय कंट्रोल कर रहा है। सीरिया में इजराइल का एकमात्र संभावित सहयोगी संगठन SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स है। इस गुट का नियंत्रण नॉर्थ ईस्ट सीरिया में अर रक्का से देर अज़ोर होते हुए इराक की सीमा तक है। इजराइल का प्लान है कि दमिश्क के आसपास वाले ईस्टर्न बॉर्डर को विद्रोहियों से काटकर SDF के नियंत्रण वाले इलाके तक बफर जोन तैयार किया जाए ताकि एक सुरक्षित इलाका तैयार हो सके। इस बफर जोन को बनाने के लिए इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली सेना ने सीरिया के माउंट हर्मन इलाके पर कब्जा भी कर लिया है। बफर जोन बनाने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है और इसका ऐलान इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कर दिया है। बेंजामिन ने भले ही इसे अस्थायी समाधान बताया, लेकिन गाजा में भी इसी तरह ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया गया था और अब इजराइल उसका विलय चाहता है। 6 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 1973 को इजराइल और कॉलिशन ऑफ अरब स्टेट की जंग चली। इजिप्ट और सीरिया के साथ शुरू हुई इस जंग के अंत में इजराइल और सीरिया के बीच समझौता हुआ। समझौते के मुताबिक एक डीमिलिटराइज जोन बनाया गया जिसके पीछे सीरियाई सैनिकों की तैनाती हुई, लेकिन 8 दिसंबर को सीरियाई फौज ने अपने ठिकाने खाली कर दिए। इसीलिए इजराइल का कहना है कि समझौता खत्म हो चुका है और इसी बहाने से बेंजामिन को इजरायली साम्राज्य के विस्तार का मौका मिल गया। इजराइल ने करीब 24 घंटे के ऑपरेशन में सीरिया के 15 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। इस इलाके में फ्री सीरियन आर्मी सक्रिय थी, लेकिन लड़ाकों के दमिश्क जाने के बाद अब इजरायली सेना ने इस इलाके पर अपना झंडा फहरा दिया है। बेंजामिन के ग्रेटर इजराइल मिशन की शुरुआत हो चुकी है। गाजा के बाद उसका नया एपिसेंटर सीरिया बना है। इजराइल के इस कदम से अरब की जंग और भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और सीरिया में जारी इजराइल का ऑपरेशन गोलन हाइट्स के कई इलाकों पर कब्जा। सीरिया में 25 किलोमीटर अंदर पहुंची IDF। सीरिया में विद्रोहियों ने असद सरकार का तख्ता पलट कर दिया है और ये तख्ता पलट अमेरिका की मदद से हुआ है, लेकिन इस तख्ता पलट ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। और इस रेड अलर्ट के पीछे 3 किरदार हैं जिसमें अमेरिका खुद शामिल है। इसलिए अमेरिका के बारूदी धमाके अब खुलेआम सीरिया को दहला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि असद शासन के अंत के बाद भी सीरिया संकट क्यों बना हुआ है? अमेरिका के अलावा वो 2 कौन से किरदार हैं और उनकी भूमिका क्या है? जवाब देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट। दमिश्क में असद शासन का पतन, राष्ट्रपति भवन और असद के घर पर विद्रोहियों का कब्जा, केंद्र पर फ्री सीरियन आर्मी का झंडा। फिर भी सीरिया अशांत क्यों है? जिस दमिश्क पर कब्जे के बाद इस जंग का अंत हो जाना चाहिए, वो जंग अब भी क्यों चल रही है? और संपूर्ण अरब को क्यों डरा रही? सवाल कई और जवाब सीरिया की इस बारूदी तबाही को कभी खत्म ना होने देने की पुष्टि कर रहे हैं। सीरिया में नया संकट, ग्लोबल रेड अलर्ट। सीरिया में तख्ता पलट के बाद धधक रहे बारूद की आग और ज्यादा भड़कती जा रही।
असद के सीरिया से निकलने के बाद विद्रोहियों को मदद देने वाले अमेरिका की भूमिका जहां बदल जानी चाहिए, सरकार गठन में मददगार की होनी चाहिए, वो भूमिका दरअसल और भी ज्यादा आक्रामक हो गई। अब तक जो अमेरिका विद्रोहियों के सहारे जंग में बारूद बरसा रहा था, उसके उड़न दस्ते अब डायरेक्ट टारगेट पर हमले कर रहे हैं। और ये हमले हो रहे हैं अमेरिका के उस दुश्मन पर जिसे खड़ा करने वाला भी अमेरिका है। ये टारगेटेड हमले सीरिया के इस्लामिक स्टेट के ठिकानों पर हो रहे हैं। लेकिन आईएसआईएस को इस हमले में कितना नुकसान हो रहा है, इसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं। दावे के तहत हमले टारगेटेड 75 ठिकानों पर किए गए, लेकिन ऐसा क्यों? इस सवाल का जवाब है सीरिया पर मंडरा रहा नया संकट। सिर्फ आईएसआईएस का नहीं, बल्कि इस संकट के 3 किरदार हैं जो दुनिया को डरा रहे हैं। इनमें पहला किरदार खुद अमेरिका है, दूसरा आईएसआईएस है और तीसरा है अल-कायदा। यानी असद सरकार के पतन के बाद मौके का फायदा उठाकर आईएसआईएस फिर से सिर उठा सकता है। विद्रोहियों के साथ मिलकर सीरिया में अपनी सल्तनत कायम कर सकता है। तो दूसरी तरफ सीरिया में अल-कायदा संगठन भी फिर से उभर सकता है और यह सबसे बड़ा खतरा अमेरिका के लिए होंगे। इसके बाद अमेरिका समर्थक अरब देशों पर इन कट्टरपंथी लड़ाकों की नजर होगी। यानी जिन संगठनों को सीरिया में असद शासन के खिलाफ खड़ा होने में अमेरिका ने भूमिका निभाई, वो संगठन अमेरिका के लिए ही संकट बन जाएंगे। जिसे संकट बनने से पहले अमेरिका कुचलना चाहता है। सरकार विहीन सीरिया पूरी दुनिया के लिए दहशत का एक बड़ा कारण बन गया है। सीरिया में मौजूद 3 बड़े प्लेयर मिडिल ईस्ट से संकट को खत्म नहीं होने देंगे। अमेरिका, अल-कायदा और आईएसआईएस के संघर्षों का सीरिया अब नया गढ़ है। संघर्ष के इस ट्रायंगल में कोई दूसरी एंट्री नहीं होगी, लेकिन दुनिया पर डर बना रहेगा। यानी हैरानी की बात यह है कि सीरिया नए बारूदी संघर्ष का मैदान तो होगा, लेकिन अमेरिका के खिलाफ कोई मदद के लिए आगे नहीं आएगा। न ही यह तय है कि अमेरिका को अब लोकल मदद मिलेगी भी या नहीं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लीजिए। सीरिया के हालात का फायदा आईएसआईएस को प्रसार में मिल सकता है। असद विद्रोही संगठनों के साथ आईएसआईएस का गठबंधन हो सकता है। रूस और ईरान असद के साथ थे, इसलिए सीरिया में उनके मददगार थे। लेकिन आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में रूस और ईरान की भूमिका नहीं होगी। इसके अलावा अल-कायदा के खड़े होने से अमेरिका पर संकट बढ़ जाएगा। और अगर ये दोनों संगठन विद्रोहियों के साथ आते हैं तो अमेरिका को लोकल मदद मिलना मुश्किल हो जाएगा। यानी अमेरिका के लिए सीरिया वो वॉर जोन बन गया है जिसे अमेरिका छोड़ना तो चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा है। क्योंकि इससे दो तरफा खतरा बढ़ रहा है। पहला अमेरिका पर हमले का और दूसरा इजराइल के सहारे अमेरिका के विस्तार पर रोक का। इसीलिए सीरिया में अमेरिकन हमले हो रहे हैं, लेकिन सीरिया के मंच पर 3 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर्स के भी अपने हित। और सीरिया के संघर्ष के अंत न होने देने वाले 3 किरदार हैं जो सीरिया में मौजूद हैं, लेकिन 3 अंतर्राष्ट्रीय किरदार वो भी हैं जिनकी नजर हमेशा सीरिया पर है। इनमें अमेरिका का बारूद आईएसआईएस पर बरस रहा है और अमेरिका ने पहली कार्रवाई सोखदेह में की है। इसके बाद रक्का प्रांत में सबका क्षेत्र पर हमला किया। देर अज जोर के तबनी पर भी अमेरिका ने बारूद बरसाया है। इसी प्रांत के
मुहासान क्षेत्र में भी ISIS को टारगेट किया। अल मयादीन क्षेत्र में भी अमेरिका ने भीषण बमबारी की है और सेंट्रल सीरिया के तादमोर में सबसे ज्यादा बारूद गिरा है। अब रूस की भूमिका यह है कि उसे अपने सैन्य संसाधनों की वापसी चाहिए, इसलिए रूस ने हमीम एयर बेस को खाली करना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही चार्टुर्स के नेवल बेस पर भी रूस के सैन्य जहाज रवाना हो गए हैं। हालांकि अभी दमिश्क बेस खाली होना बाकी है। होम्स बेस से सेना को निकाला जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि अलेप्पो बेस से अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। अब बात ईरान की करें तो ईरान का सीरिया से जुड़ा एक ही हित है, वो है धार्मिक स्थल। इनमें दमिश्क की सैयद ज़ैनब मस्जिद अहम है। इसके अलावा शिया समुदाय के लिए तीर्थ के बराबर सैयदा ज़ैनब का मकबरा और मोहम्मद पैगंबर साहब की बेटी फातिमा का मकबरा बचाना भी ईरान फर्ज समझता है। इसके अलावा हुमाम इब्न हजर का मकबरा और सैयदा रुकैया का मकबरा भी ईरान के लिए अहम है। ठीक ऐसे ही अलेप्पो की अल नुक्ता मस्जिद के लिए भी ईरान जंग में उतर सकता है। सीधा मतलब यह है कि ईरान और रूस के सीरिया में अपने अपने हित, लेकिन इनकी भूमिका अभी आक्रामक नहीं। दुनिया के शिया मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाले ईरान पर सबसे बड़ी जवाबदारी है। उन धार्मिक स्थलों पर हमले के संकट को रोकना ईरान का फर्ज बन गया है, जिन पर सुन्नी समुदाय के विद्रोही हावी हो सकते हैं। लेकिन सीरिया कूच में अभी कुछ समय बाकी है, और समय इसलिए बाकी है क्योंकि सीरिया के विद्रोहियों ने एक संदेश जारी किया है, जिसे ईरान के हित में समझा जा रहा है। और संदेश यह है कि दमिश्क पर कब्जे के बाद विद्रोही किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। उन्होंने शिया समुदाय के धर्म स्थलों की रक्षा करने का वादा किया है। इसके अलावा रूस से भी उसके सैन्य अड्डे और राजनयिक चौकियों की सुरक्षा की गारंटी दी। लेकिन रूस को विद्रोहियों के संदेश पर यकीन नहीं है, इसलिए रूस ने फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन रूस की नजर उन सभी क्षेत्रों पर बनी हुई है जहां सैन्य बेस पर रूसी हथियार तैनात हैं। यानी रूस अपने हथियार सीरिया से निकालना चाहता है और उन सभी बेस से जहां से अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई में असद सरकार को मदद दी जा रही थी, और वीडियो इसकी पुष्टि करता है। रूस के तार्तुस नेवल बेस से रूस के 2 जहाज वापस लौट गए। इनमें एक फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच शामिल है और दूसरा मालवाहक जहाज इंजीनियर ट्रुबिन शामिल है। वहीं हमीम एयर बेस से भी रूसी उपकरण निकलने लगे हैं। इसके अलावा 2016 से रूस ने जिन शहरों में बेस बनाए थे उन्हें भी खाली किया जा रहा है, और इसमें सबसे अहम बात यह है कि बिना किसी संघर्ष के विद्रोही इन्हें खाली भी करने दे रहे हैं। यानी रूस और ईरान फिर भी संकट में नहीं, लेकिन अमेरिका अब भी सीरिया में फंसा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और उत्तर पूर्वी सीरिया में हिंसा भड़की। देर अज़ोर में SDF का हमला, SDF काफिले पर लोगों का पथराव। HTS विरोधी संगठन है SDF। उत्तर पूर्वी सीरिया पर SDF का कब्जा। चंद दिनों की लड़ाई में HTS ने सीरिया में तख्ता पलट कर दिया, और ये सब हुआ कभी इनामी आतंकवादी की पहचान रखने वाले गोलानी के नेतृत्व में। गोलानी को अमेरिका से न सिर्फ मदद मिली, बल्कि अब सीरिया की सरकार बनाने में भी गोलानी का कद सबसे बड़ा है। बाइडेन के समर्थन से गोलानी के नेतृत्व में ही सीरिया की सरकार चल सकती है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस अल कायदा के आतंकवादी पर अमेरिका ने $10 लाख का इनाम रखा था, वो अमेरिका का करीबी कैसे बन गया, ये समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। वो चेहरा जिसने बशर की परसों पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका, परसों से दिल में बगावत की आग लिए विद्रोहियों का ये लीडर रणनीति बनाता रहा, लड़ाके और हथियार जुटाता रहा, परसों तक छिप छिप कर जीता रहा। लेकिन अब ये सीरिया में सीना तान कर घूम रहा है। ना हाथ में हथियार है और ना बदन पर बुलेट प्रूफ जैकेट। मौजूदा दौर में HTS के प्रमुख की पहचान रखने वाला अबू मोहम्मद अल गोलानी अब दमिश्क आ चुका है, एक लड़ाके की पहचान के साथ नहीं, बल्कि एक लीडर की तरह।
गोलानी का पहनावा ही नहीं बल्कि बोलने का तरीका भी बदल चुका है। गोलानी ने लोगों को भरोसा दिया है कि सीरिया अब एक नए युग में जाएगा, जहां न अत्याचार होगा न भ्रष्ट और लालची सरकार होगी। बशर के तख्ता पलट के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीरिया की सरकार अब कौन चलाएगा। इस रेस में पहला नाम अब गोलानी का ही है। गोलानी का असली नाम अहमद अल शारा है। गोलानी कभी अल-कायदा का कमांडर था। अमेरिका ने गोलानी पर $10 लाख का इनाम रखा था। गोलानी इराक की जेल में रह चुका है। 2012 में गोलानी ISIS में शामिल हो गया था। गोलानी ने इसी दौर में HTS का गठन किया था, लेकिन अमेरिका ने इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया। अमेरिका ने एक बार फिर गोलानी पर इनाम रख दिया है। HTS में रहते हुए गोलानी ने साबित किया कि वो पश्चिमी देशों के खिलाफ जिहाद नहीं कर रहा, बल्कि उसका मिशन ईरान और रूस के भक्त बशर सरकार को उखाड़ फेंकना है। गोलानी की नई पहचान की वजह से अमेरिका का रुख नरम पड़ने लगा। HTS ने अल-कायदा और ISIS से दूरी बना ली। अपने इलाके से इन दोनों संगठनों को दूर कर दिया। HTS ने खुद को ईरान विरोधी पार्टनर के तौर पर पेश किया। HTS के ईरान विरोधी एजेंडे ने अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को उम्मीद की नई किरण दी। हिजबुल्लाह और प्रॉक्सी संगठनों से HTS की दुश्मनी ने भी गोलानी को इजराइल का भरोसेमंद बनाया और यह संदेश अमेरिका तक भी पहुंचा। HTS ने सीरिया के इदलिब और अपने नियंत्रण वाले उत्तर पश्चिमी सीरिया के इलाकों में एक स्वतंत्र शासन की स्थापना की कोशिश शुरू कर दी। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि अब अमेरिका HTS के जरिए ही सीरिया के सत्ता को चलाना चाहती है, लेकिन सवाल है कि क्या गोलानी खुद सीरिया के राष्ट्रपति का पद लेगा या फिर सुप्रीम लीडर की तरह अपने भरोसेमंद लोगों या बशर सरकार के विरोधी नेताओं के जरिए सीरिया की सरकार चलाएगा। तत्कालिक फैसले के तहत सीरियाई विपक्ष ने नई सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी। विपक्ष ने मोहम्मद बशीर को नियुक्त किया है। बशीर सीरियाई मुक्ति सरकार के प्रमुख हैं। HTS ने इदलिब में अपना अगला शासन लागू किया था। बशीर कई वर्षों से प्रमुख के तौर पर इदलिब के शासन को चला रहे थे। संक्रमणकालीन चरण की निगरानी के लिए एक नई सीरियाई सरकार बनाने का काम सौंपा गया। हालांकि माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार का गठन होगा। यह फैसला सीरिया में सत्ता के बदलाव की व्यवस्था और अराजकता से बचने के लिए किया जा रहा है। बैठक में कमांडर गोलानी यानी अहमद अल शार और सीरियाई शासन के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद अल जलाली शामिल थे। फिलहाल जलाली ही सरकारी मामलों के प्रबंधन को देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। बशर अल असद सीरिया से निकल चुके हैं। उनका परिवार भी सीरिया में नहीं है, लेकिन असद और उनका परिवार निर्वासन नहीं झेलेंगे। ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि उन्हें रूस या कुछ और देश पनाह देने को तैयार है, बल्कि असद और उनके परिवार के पास इतनी संपत्ति है कि वो सीरिया के बराबर किसी आइलैंड को खरीद कर एक नया देश बसा सकते हैं। हालांकि ये दावा जारी हुई रिपोर्ट्स के आधार पर किया जाता है, लेकिन पहली बार इस दावे की पुष्टि सीरियाई विद्रोहियों ने कर दी है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। सीरिया से भागे असद, कितनी छोड़ी दौलत। सीरिया में असद सल्तनत के तख्ता पलट के बाद विद्रोहियों ने असद के घर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि तख्ता पलट के बाद यह आक्रामकता सामान्य है, लेकिन जो तस्वीरें असद के घर की सार्वजनिक हुई हैं, उसने बशर अल असद के परिवार समेत उनकी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दे दिया। असद पर अब तक विद्रोही संपत्ति बनाने और लग्जरी जिंदगी जीने का आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन असद के सीरिया के बाहर निकलने के बाद जैसे ही विद्रोही उनके घर पहुंचे, वैसे ही उन आरोपों की पुष्टि भी कर दी।
ये तस्वीर बता रही है कि एक तरफ सीरिया जल रहा था, लोगों को खाने पीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही थी, और दूसरी तरफ सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद जलते हुए मुल्क के अंदर अपनी संपत्ति बना रहे थे। वो ऐसी जिंदगी जी रहे थे जो सीरिया में जीना नामुमकिन था। इसके अलावा सीरिया के संघर्ष में असद वो किरदार थे जिन्होंने मुल्क के लोगों की जिंदगी की परवाह नहीं की और अपने परिवार को भी वैसी ही लग्जरी जिंदगी दी जैसी वो खुद जीते थे। ये गाड़ियों का काफिला बशर अल असद का ही है, जो बताता है कि उन्हें इस संघर्ष से फायदा मिल रहा था और वो जलते हुए सीरिया में भी महंगी गाड़ियों के अपने शौक को पूरा कर रहे थे। ठीक ऐसा ही उनके भाई का घर है। दमिश्क में ये दूसरा ऐसा घर है जिसके ठाट देखकर विद्रोहियों की भी आंखें फटी की फटी रह गई। ये किलेनुमा घर बशर अल असद के भाई माहिर अल असद का है, जिसके नीचे बंकर है। और ये बंकर इतना बड़ा है कि इसका मकसद पता लगा पाना मुश्किल हो रहा है। माना जा रहा है कि इस बंकर में संपत्ति छुपाई जाती थी और इस संपत्ति को हवाला के जरिए विदेश भेजा जाता था। लेकिन जंग की ज्वाला में एक दशक से भी ज्यादा समय से धधक रहे सीरिया में बशर अल असद ने अपने परिवार के साथ संपत्ति कैसे जुटाई और अब उनकी संपत्ति कितनी है, इन सवालों का जवाब भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले दमिश्क में असद के आवास की ये तस्वीरें देख लीजिए। ऐश की जिंदगी जीने वाले असद के साम्राज्य का पतन हो चुका है, लेकिन वो अब इतनी संपत्ति के मालिक हैं कि सीरिया जैसे मुल्क के मालिक बन सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बशर अल असद की कुल संपत्ति $1.5 बिलियन है, यानी सीरियाई अर्थव्यवस्था का 60 से 75% हिस्सा असद की संपत्ति है। वहीं उनके परिवार के पास $120 बिलियन की संपत्ति होने का अनुमान है और इस संपत्ति में 200 टन सोना भी शामिल है। वहीं एक रिपोर्ट बताती है कि असद परिवार के पास जितनी संपत्ति है वो सीरिया के 7 साल के कुल बजट के बराबर है और ये रिपोर्ट अमेरिका के विदेश विभाग ने 2022 में ही तैयार कर ली थी। यानी ये संपत्ति और बड़ी है और इस संपत्ति का बंटवारा उनके पारिवारिक सदस्यों के आधार पर किया गया है, जिसमें उनकी पत्नी आसमा अखरास असद, भाई माहिर अल असद, बहन बुशरा असद और चचेरे भाई शामिल हैं। लेकिन यह संपत्ति उन्होंने बनाई कैसे, इस प्रश्न का सटीक उत्तर तो नहीं मिलता। लेकिन जो सार्वजनिक तथ्य हैं उनमें बताया गया है कि असद और उनके परिवार के पास कई खाते हैं और ये खाते रियल एस्टेट पोर्टफोलियो, निगम और अपट्टीय कर के संकलन में इस्तेमाल होते थे, जिनके जरिए विदेश में संपत्ति खरीदने के लिए सीरिया में सुरक्षित और लग्जरी पनाहगाह बनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 54 साल की सत्ता में असद परिवार के राज में विद्रोह को कुचलने के लिए लगातार कोशिशें जारी रही। दमिश्क के करीब एक जेल में भी बनाई गई, जहां सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सांसें बंद की जाने लगी। हजारों लोग उस जेल में दम तोड़ते रहे और तड़पते रहे। दुनिया के कई देशों की संस्था ने दमिश्क के पास मौजूद सिदनाया जेल को इंसानों का कत्ल खाना कहना शुरू कर दिया। अब उसी जेल में विद्रोही दाखिल हुए हैं। जेल में बंद कैदियों के साथ इसका घिनौना और डरावना सच भी बाहर आ रहा है। दमिश्क से 30 किलोमीटर दूर सीरिया का वो नर्क जहां जिंदगी मौत से भी बदतर है। असद की वो जेल जहां हजारों लोगों को मौत दी गई और हजारों लोग बरसों से छोटे छोटे कमरों में कैद थे। ये सिदनाया जेल है। दुनिया इसे इंसानों का बूचड़ खाना कहती है। ये इसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन अंदर काल कोठरी जैसे छोटे छोटे सेल हैं। ये जेल का वो इलाका है जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती थी, ना खुली हवा। ऐसे ही सेल में बरसों तक कैद रहे हैं वो लोग जिन्होंने बशर सरकार के खिलाफ बगावत का अपराध किया।
देखिए इस जेल में रहने वालों की क्या हालत हो चुकी है। जेल की यातनाओं की वजह से इसकी याददाश्त जा चुकी है। इस नाबालिग को भी बरसों से जेल में रखा गया। इसे भी याद नहीं इसके माता पिता कौन है। सेदनाया जेल में घुसे विद्रोहियों को दीवारों के पीछे से कैदियों की आवाज आ रही है, लेकिन सीक्रेट जेल तक पहुंचने का रास्ता कहां है ये समझ नहीं आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि इस जेल के रहस्यों के बारे में सिर्फ यहां काम करने वाले गार्ड्स को जानकारी थी। सेदनाया जेल के तिलिस्म को समझ पाना बेहद मुश्किल है। जेल में घुसे विद्रोही इस मैप के जरिए जेल के भूल भुलैया वाले रास्तों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि ऊपरी मंजिल से कैदियों को निकाला जा रहा है, लेकिन तहखानों से कैदियों को छुड़ाने में दिक्कत हो रही है। जेल के तहखाने में ही रेड ब्लॉक और डेथ चैम्बर्स हैं। दरवाजों को सिर्फ कंप्यूटर के जरिए कोड से खोला जा सकता है। यही वजह है कि अब विद्रोहियों ने सेदनाया जेल में काम करने वाले अफसर और गार्ड से मदद की अपील की। ये सेदनाया जेल के दरवाजे हैं। इलेक्ट्रॉनिक लॉक वाले इन दरवाजों को कोड के जरिए ही खोला जा सकता है। लोहे के इन मजबूत दरवाजों को तोड़ना बेहद मुश्किल है। जेल के सर्विलांस रूम में तहखाने में मौजूद कैदियों को देखा जा सकता है, लेकिन इन लोगों तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। जेल से स्टाफ और गार्ड के निकलने के बाद इन कैदियों तक खाना और पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है। और सेदनाया जेल की बनावट भी अलग तरह की है। यहाँ एक सर्कल से 3 तरफ इमारतें बनी हैं। इन्हें बिल्डिंग ए, बी और सी का कोड नाम दिया गया है। तीनों इमारतें एक जगह पर मिलती हैं जहां से कॉमन एंट्री है। जेल को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है रेड जेल यानी कि लाल जेल, और विद्रोह करने वाले नागरिकों को यहां रखा जाता है। बशर के राजनीतिक विरोधियों को भी रेड जेल में रखा जाता है। दूसरा हिस्सा है व्हाइट जेल, जहां विद्रोह करने वाले सैनिकों को रखा जाता है। इसी जेल में बगावत करने वाले सरकारी अफसरों को भी रखा जाता था। जेल के बाहर से 3 मंजिला नजर आती है, और लेकिन अब खुलासा हुआ है कि यहाँ कई गुप्त तहखाने हैं। जमीन के कई फुट नीचे कैदियों को छिपाकर रखा गया है। तहखाने में 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरों में कैदियों को रखा जाता था। यहाँ वेंटिलेशन के नाम पर एक छोटी सी खिड़की बनाई गई। ये सेदनाया जेल का सबसे डेंजरस और सीक्रेट जोन है। यहाँ कुछ चुनिंदा गार्ड्स और जेल के जल्लाद ही जा सकते थे। इतने सारे फंदों को देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ एक साथ एक समय में कई लोगों को मौत की सजा दी जाती थी। और उससे भी खतरनाक है शव को नष्ट करने वाली ये मशीन। इस मशीन में शवों को दबाया जाता था ताकि हड्डियों के टुकड़े हो जाएं, खून अलग हो जाए और शव छोटे बैग में पैक हो सके। ब्रिटिश सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स की 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक सेदनाया जेल में 30,000 से अधिक लोगों की मौत हुई। एक हफ्ते में 2 बार 20 से 50 लोगों की सामूहिक फांसी होती थी। फांसी से पहले सेना की अदालत में महज 3 मिनट की सुनवाई होती थी। सेना की अदालत मौत की सजा का फरमान सुनाती थी। रिपोर्ट में दावा है कि सेदनाया जेल से ट्रक में भरकर शव निकलते थे और सामूहिक तौर पर शव दफनाए जाते थे। सेदनाया जेल को बशर सरकार का कत्ल खाना इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि यहाँ कैदियों के बारे में फैसले लेने की औपचारिकता एक सैन्य अदालत के जरिए होती थी। जेल में क्या चल रहा है इसकी जानकारी सिर्फ चंद सीनियर अफसरों को होती थी। फांसी के लिए कैदियों को एक जेल से दूसरे जेल में शिफ्ट करने वाले गार्ड्स भी नहीं जानते थे कि कुछ देर में सभी कैदियों को मार दिया जाए। जेल की पहेली में उलझे विद्रोहियों का सब्र जवाब दे रहा है। जेल में रास्ते बनाने के लिए दीवारें तोड़ी जा रही हैं। कैदियों को छुड़ाने के लिए एक विशेष अभियान छेड़ा गया है। व्हाइट हेलमेट की 5 टीम जेल में गई। टीम के साथ कई खोजी कुत्ते भी गए हैं। लोहे के दरवाजे तोड़ने की मशीनें गई। टीम के सभी लोग ऐसे मिशन में ट्रेंड हैं। जेल से निकलने वाला हर सीरियाई नागरिक
बेहद खराब मानसिक हालत में है, बेहद मायूस है और यातनाओं को याद करते ही रो पड़ता है। विद्रोहियों ने दूसरे देशों से भी मदद की गुहार लगाई ताकि जेल में फंसे 1 लाख से अधिक कैदियों को बाहर निकाला जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री कार्ड्स का बयान, सीरिया के बफर जोन में जारी रहेगा ऑपरेशन। ये कार्ड्स ने कहा है, बशर सेना के सभी हथियार खत्म करना टारगेट। सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद हालात अराजक हो गए हैं। सीरिया की सत्ता पर दावेदारी HTS कर रहा है, लेकिन सीरियाई हालात के चलते पूरे अरब पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। सीरिया की हालत गृह युद्ध से तहस नहस हो चुके किसी अफ्रीकी देश जैसी हो सकती है। इस वक्त सीरिया में कई सशस्त्र संगठन हैं जिनके बीच संघर्ष की आशंकाएं तेज हो गई हैं। सीरिया से जंग अब तुर्की, ईरान और यमन तक फैल सकती है। देखिए कैसे सीरिया में बैठे विद्रोही संगठन अरब में महासंग्राम शुरू करा सकते हैं और इससे किस देश को क्या खतरा हो सकता है। सीरिया में जो हुआ उसे अरब में भविष्य के लिए खतरे के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि बशर के तख्ता पलट के बाद अबू मोहम्मद अल गोलानी ने सीरिया की सत्ता पर दावा कर दिया। गोलानी के संगठन का इतिहास बहुत क्रूर रहा है और वो सीरिया के अल्पसंख्यक समुदायों का हत्यारा कहा जाता है। हालांकि सीरिया पर नियंत्रण के बाद गोलानी ने कहा है कि उसके शासन में सीरिया के अल्पसंख्यकों को धार्मिक और सामाजिक आजादी दी जाएगी। लेकिन इतिहास के आंकड़े कह रहे हैं कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है। दो 2017 में रक्का से ISIS का खात्मा हो गया। इसके बाद पश्चिमी सीरिया में HTS नाम का एक नया संगठन खड़ा हुआ। इस संगठन की कमान अबू मोहम्मद अल गोलानी के हाथ थी। गोलानी को सीरिया का समर्थन मिल रहा था। HTS ने कुर्दों और यजीदियों पर अत्याचार शुरू कर दिए। गोलानी के सत्ता में आने के बाद सीरिया के अल्पसंख्यक समुदाय आशंका से घिर गए और यही कारण है अल्पसंख्यक समुदाय के राइट्स ग्रुप ने अपने हितों की रक्षा के लिए सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर ली। CIA वर्ल्ड फैक्ट बुक की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में 50% यानी करीब 2,40,00,000 सुन्नी मुसलमान हैं, जबकि शिया, अलवाइट्स, कुर्द और ईसाइयों को मिलाकर 45% आबादी है। बचे हुए 5% में द्रूज, इस्माइली और दूसरे नस्लीय समुदाय आते हैं। इन संगठनों को खतरा है कि HTS के शासन में वो सुरक्षित नहीं है। पहला संघर्ष नॉर्थ ईस्ट सीरिया में नियंत्रण रखने वाले SDF सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स और HTS के बीच हो सकता है। सीरिया में ISIS से जंग लड़ने के लिए अमेरिका ने SDF को तैयार किया था। सीरिया में ISIS की बढ़ती ताकत पश्चिम एशिया में अमेरिका की रणनीति के लिए खतरनाक थी। इसलिए अमेरिका ने ISIS के खिलाफ लड़ने के लिए रक्का में SDF यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स पर दांव लगाए। SDF मूल रूप से सीरिया के कुर्द समुदाय के लोगों का संगठन था। ISIS का कहर कुर्द समुदाय पर ही सबसे ज्यादा टूट रहा था। लिहाजा कुर्द फाइटर्स ने ISIS से मुक्ति के लिए जान की बाजी लगा दी। ISIS के खात्मे के बाद नॉर्थ ईस्ट सीरिया में SDF का राज कायम हो गया।
और अब यही संगठन गोलानी के एचटीएस से टकरा सकता है। आठ दिसंबर को अलेप्पो से लेकर सीरिया की राजधानी दमिश्क तक तुर्की समर्थित फोर्सेस का कब्जा हो गया। अब नॉर्थ ईस्ट के पीले रंग वाले इलाके में एसडीएफ यानी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस का कब्जा है, जबकि जॉर्डन बॉर्डर के नजदीक डेरा और रुकबान इलाके में इजराइल के हमले हो रहे हैं। सीरिया के कम आबादी वाले नॉर्थ ईस्ट इलाके पर नियंत्रण रखने वाले एसडीएफ गोलानी शासन के लिए तो खतरा है ही। बल्कि कुर्द लड़ाकों का संगठन एसडीएफ तुर्की के लिए भी खतरा है। इस संगठन में सीरिया के दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के लड़ाके भी हैं। एसडीएफ सीरिया, तुर्की, इराक, जॉर्डन और ईरान के कुछ हिस्सों को काटकर अलग करना चाहता है। एसडीएफ कुर्दिस्तान की स्थापना के लिए कई साल से संघर्ष कर रहा है। सीरिया में गोलानी का राज कायम होने का मतलब एसडीएफ पर बड़ा खतरा है और तुर्की भी चाहता है कि एसडीएफ को खत्म किया जाए। ऐसे में अगर संघर्ष का दूसरा दौर शुरू हुआ तो जंग अरब के कई देशों में फैल जाएगी। अमेरिका का रुख भी सीरिया को लेकर साफ नहीं है। बाइडेन और ट्रंप दोनों ने शांति से समाधान तलाशने की अपील की। अब 20 जनवरी के बाद तय होगा कि सीरिया के लिए अमेरिका क्या कदम उठाता है। लेकिन सीरिया की जमीन पर विद्रोह के ज्वालामुखी का लावा दहक रहा है और इसमें विस्फोट होते ही अरब धधकने लगेगा। बशर के खिलाफ विद्रोह में कई संगठन शामिल हैं। इन संगठनों की आपस में भी जंग होती रही। नूर अल दीन अल जेंकी मूवमेंट, जिसकी नींव 2014 में अलेप्पो में रखी गई, उसकी 2018 में एचटीएस के साथ जंग छिड़ी। 2019 में एचटीएस से समझौता हुआ और विद्रोह में शामिल हो गया। सत्ता के संघर्ष में यह जंग दोबारा शुरू हो सकती है। सीरिया विद्रोही संगठनों की आपसी जंग और अल्पसंख्यक कुर्द और यजीदियों का विद्रोही संगठनों से टकराव पूरे सीरिया ही नहीं बल्कि पूरे अरब को जला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।